All the information has been collected from multiple sources. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज जिस केस की इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसे पाकिस्तान के हॉरिबल केसेस में से एक केस माना जाता है। यकीन जानिए दोस्तों, इस केस की कहानी सुनने के बाद आप सबके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के रेयर केसेस में से एक केस है। आज भी इस केस की दहशत लोगों के दिलों में महफूज है। इस केस के मुताबिक एक औरत जिसका नाम ज़ैनब बीबी बताया जाता है, वो पहले अपने शौहर की चाय में बेहोशी की दवा मिलाती है और जब उसका शौहर बेहोश हो जाता है तो वो एक रस्सी की मदद से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले लेती है। और जब उसके शौहर की जान चली जाती है तो वो अपने भांजे के साथ मिलकर अपने शौहर की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती है और बादअज़ा अपने ही शौहर की लाश के टुकड़ों को पकाकर उनका कोरमा बना देती है। उस औरत ने आखिर क्यों इतना भयानक कदम उठाया? क्यों अपने शौहर को इस कदर बेदर्दी से मार डाला और उसकी लाश के टुकड़े करके उनका कोरमा बना दिया? यकीन जानिए दोस्तों, इस केस की डिटेल्स जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। चले फिर बिना किसी देरी के चलते हैं केस की डिटेल्स की जानिब। गर्मियों का मौसम होता है और सूरज अपने उरूज पर होता है। ऐसे में एक मोहल्ले के एक घर की जानिब से अजीब सी बदबू आने लगती है और वो बदबू वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले तो लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब बदबू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है तो लोगों को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। तो लोग मोहल्ले के वहां के देर न करते हुए फौरन पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस जाए वक़्त पर पहुंचकर फौरन से उस घर का मुआसरा कर लेती है और आगे बढ़कर पुलिस के जवान उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब उस घर की जानिब से कोई भी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आता तो मजबूरन पुलिस को उस दरवाजे का लॉक तोड़ना पड़ता है। लॉक तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस की नफरी अंदर दाखिल होती है तो यकीन जानिए दोस्तों, उनके अपने पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अंदर का नजारा इस कदर खौफनाक और भयानक होता है दोस्तों कि मुझे यकीन है कि पुलिस की नफरी के वो जवान अगली कई रातों तक सुकून की नींद सो न सके होंगे। अंदर दाखिल होते ही पुलिस के जवानों को चारों तरफ खून ही खून नजर आता है। इस कदर भयानक नजारा उन्होंने शायद अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखा होगा। दाएं और बाएं जानिब नजरें दौड़ाते हुए और घर की बारीकी से तलाशी लेते हुए पुलिस के जवान उस घर के रूम्स की जानिब बढ़ते हैं तो उन्हें एक रूम के बिल्कुल मिड में ज़ैनब बीबी अपने भांजे के साथ खड़ी हुई नजर आती है। उस भांजे की उम्र तकरीबन 21 से 22 साल के दरमियान नजर आती है। पुलिस वालों को खाला और भांजे के चेहरे पर परेशानी के आसार साफ तौर पर नजर आ जाते हैं। इस मौके पर पुलिस के नौजवान देर ना करते हुए फौरन से आगे बढ़कर खाला और भांजे दोनों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। पुलिस के जवानों को इस बात का कंफर्म यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस घर में जरूर कत्ल की वारदात की गई है, तो वो देर ना करते हुए घर के चारों जानिब फैल जाते हैं और घर की बारीकी से तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तलाशी के दौरान घर की एक जानिब से उन्हें बहुत सारे कपड़े खून में भरे हुए नजर आते हैं। बचा खून के धब्बे और एक अजीब डरावना माहौल उन्हें महसूस होने लगता है। मजीद तलाशी लेने के दौरान उन्हें एक कमरे की जानिब से तेज बदबू आना शुरू हो जाती है। पहले भी उन्हें बदबू आ रही होती है लेकिन उस कमरे की जानिब से ज्यादा बदबू आने लगती है। हो ना हो उन्हें यकीन हो जाता है कि डेड बॉडी जरूर इसी कमरे में रखी गई है, तो वो देर ना करते हुए उस कमरे की जानिब बढ़ते हैं और उनका अंदाजा कहीं ना कहीं बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। रूम में दाखिल होते ही पुलिस के जवान अपनी निगाहें उस कमरे के चारों जानिब दौड़ाने लगते हैं और कमरे का बारीकी से जायजा लेने लगते हैं। कमरे का माहौल इंतहाई डरावना और पुरअसरार मालूम होता है। पुलिस के जवान जब रूम की तलाशी ले रहे होते हैं तो उन्हें बेड के नीचे से एक संदूक मिलता है। उस संदूक के ऊपर भी जा बजा खून के धब्बे लगे हुए होते हैं। जब पुलिस के जवान उस संदूक को खोलते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। दोस्तों, उस संदूक में ज़ैनब बीबी के शौहर अहमद अब्बास की लाश के टुकड़े होते हैं। पुलिस उस संदूक को अपने तहवील में ले लेती है और पूरे घर की नए सिरे से अच्छे से छानबीन शुरू कर देती है और जाए वक़ुआ पर मौजूद हर सबूत को बहुत ध्यान से इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तलाशी के दौरान उन्हें बहुत सारे तेजदार हालात भी मिलते हैं जो खून से सिने होते हैं। उन्हीं हथियारों की मदद से ज़ैनब बीबी ने अपने भांजे के साथ मिलकर अपनी शौहर के लाश के टुकड़े किए होते हैं। पुलिस जब मजीद छानबीन करती है तो उन्हें और भी बहुत सारे सबूत और शवाहिद मिलते हैं। तलाशी लेते लेते जब वो उस घर के किचन में घुसते हैं तो उन्हें वहां एक अलग ही मंजर नजर आता है। किचन के अंदर एक जानिब इंसानी लाश के कुछ टुकड़े पड़े हुए पुलिस के जवानों को नजर आते हैं। किचन का माहौल भी बाकी घर की तरह बहुत ही खौफनाक होता है। पुलिस वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि चूल्हे के ऊपर कुछ ना कुछ पक रहा होता है। आगे बढ़कर वो देगचे पर से जब कैप उतारते हैं तो वो ये देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि इंसानी लाश के कुछ टुकड़े उस देगचे के अंदर पक रहे होते हैं।
ویسے دوستو یقین نہیں آتا کہ انسانیت اس حد تک گرتی جا رہی ہے. ہمارا معاشرہ آخر کس جانب جا رہا ہے؟ کیا ہم واقعی ترقی کی جانب جا رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی آگے کی طرف جا رہے ہیں یا ہم مسلسل پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، کیونکہ میں جب اس طرح کے کیسز اسٹڈی کرتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ انسان اس حد تک گر چکا ہے. یقین جانیے دوستو، میرا تو انسانیت پر سے بھروسہ ہی اٹھنے لگا ہے. بہرحال دوستو، پولیس نفری کے نوجوان مزید دیر نہ کرتے ہوئے انسانی لاش کے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اس صندوق کو، کچن میں موجود انسانی لاش کے ٹکڑوں کو، ان تمام ہتھیاروں کو جو انہیں اس گھر سے برآمد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تمام ثبوت و شواہد اور جو چیزیں جو اس کیس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید دیر نہ کرتے ہوئے زینب بی بی کو اور اس کے 22 سالہ بھانجے کو بھی فوراً سے اریسٹ کر لیتے ہیں. اب پولیس کی یہ کوشش شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس مرڈر کے پیچھے کا موٹیو جان سکے اور اس بات کو جان سکے کہ زینب بی بی نے آخر اس قدر بے دردی سے کیوں اپنے شوہر کا قتل کیا. ایسے بھی آخر کیا وجہ درپیش آ گئی کہ زینب بی بی اس حد تک سنگ دل ہو گئی کہ اس نے اپنے ہی بھانجے کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا پہلے قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے اور پھر عجیب ڈھنگ سے اس کی لاش کو پکانے کی کوشش کی. ابتدائی طور پر تو پولیس کے ہاتھ کوئی کامیابی نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کیس کی ساری گتھیاں اپنے آپ ہی سلجھنے لگی. ابتدائی طور پر تو زینب بی بی اپنا جرم قبول کرنے کو تیار نہ تھی، وہ بات بات پر بہانے بنا رہی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ پولیس نے جب دباؤ بنانا شروع کیا تو زینب بی بی ٹوٹنے لگی اور ایک ایک کر کے اپنے سارے جرم قبول کرنے لگی اور اپنے جرم کی ساری داستان اپنے ہی منہ سے سنانے لگی. وہ اپنے جرم کے خوفناک انکشافات کرنا شروع ہو گئی. تفصیلات کے مطابق اس نے بتایا کہ احمد عباس کے ساتھ اس کی دوسری شادی تھی. اس کے پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو تقریباً 17 برس کی تھی، اور احمد عباس کے ساتھ شادی کے بعد وہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی. اب وہ ماں بیٹی دونوں احمد عباس کے گھر میں ہی رہا کرتے تھے. دوستو، اس کیس کے دوران اس کی بیٹی کا جو کردار ہے وہ اس کیس کے لیے بہت اہم ہے. شادی کے ابتدائی دنوں میں تو سارے معاملات بالکل درست طریقے سے چل رہے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ احمد عباس کا مزاج بگڑنے لگا. وہ بات بات پر زینب کو مارتا پیٹتا تھا. گھریلو ماحول بہت حد تک خراب رہنے لگا تھا. تمام معاملات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے تھے. زینب نے مزید بتایا کہ وہ ان تمام سچویشن کو برداشت کرتی چلی آ رہی تھی. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنی شادی شدہ زندگی کو نبھائے گی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ زینب کی برداشت جواب دے جاتی ہے. پہلے تو زینب اس کی مار پیٹ برداشت کرتی رہتی ہے، ہر طرح کی گھریلو ناچاکیاں برداشت کرتی رہتی ہے، لیکن پھر کچھ ایسے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں کہ زینب آپے سے بالکل باہر ہو جاتی ہے. دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ زینب کو اپنے شوہر کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگتی ہیں. اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے. پہلے تو وہ صرف مار پیٹ کیا کرتا تھا، وہ اس کے لیے اتنا اہم نہیں تھا، وہ بیچاری تو وہ سب برداشت کرتی ہی آ رہی تھی. لیکن پھر اچانک اس کی حرکتیں کچھ تبدیل سی ہونے لگی، کچھ مشکوک سی ہونے لگی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کا شوہر اس طرح کیوں بیہیو کر رہا ہے. لیکن جب زینب کو اپنے شوہر کے بدلے ہوئے بیہیویئر کی اصل وجہ معلوم ہوتی ہے تو وہ انتقام لینے کا سوچ لیتی ہے. وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے شوہر نے اتنی گری ہوئی حرکت کی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو بالکل برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. ہوتا کچھ یوں ہے دوستوں کہ ایک دن زینب کی بیٹی زینب کے پاس آتی ہے اور وہ زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے. وہ اپنی ماں کے سامنے ایک بھیانک انکشاف کرتی ہے. وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا سوتیلا باپ پچھلے کئی روز سے اسے زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے. جی ہاں دوستو، اس کا سوتیلا باپ اس معصوم بچی کے ساتھ پچھلے کئی روز سے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا. پہلے تو وہ بچی برداشت کرتی رہی، اس بات کو سہتی رہی، ڈر گئی، لیکن پھر بالآخر حالات سے تنگ آ کر اس نے اپنی ماں کو سارا واقعہ کہہ سنایا. ایسا بھیانک اور خوفناک سچ اپنی بیٹی کے منہ سے سننے کے بعد زینب بی بی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا. غصے اور صدمے کی وجہ سے کلیجہ اس کے منہ کو آنے لگتا ہے. وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنے دنوں سے اس کی بیٹی کی عصمت دھری ہو رہی تھی اور اسے کانوں کان خبر تک نہ تھی. بہرحال اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو آڑے ہاتھوں لے گی اور اس سے ایک ایک گناہ کا حساب لے گی. لیکن جب وہ اپنے شوہر سے اس بات کی جواب طلبی مانگتی ہے تو الٹا اس کا شوہر اور بھی زیادہ شیر ہو جاتا ہے. وہ اس بات پر شرمندہ ہونے کے بجائے اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ اپنے اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھے گا.
शौहर का ऐसा ढीठ और गलीज रवैया देखकर ज़ैनब बीबी के दिल में इंतकाम की आग जन्म लेने लगती है। माँ का कलेजा फट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का गुनहगार शर्मिंदा तक नहीं है, उल्टा और भी ज्यादा शेर हो रहा है, और भी ज्यादा धमकियां दे रहा है और इस बात का एतराफ कर रहा है कि वो अपने इस अमल को रोकने के बजाय हमेशा जारी रखेगा। सो वो भी दिल ही दिल में सोच लेती है कि वो इस बात का इंतकाम लेकर रहेगी और अपने शौहर को सबक सिखा कर रहेगी। इंतकाम की आग को दिल में दबाए ज़ैनब बीबी ये सारा वाकया अपने भांजे को कह सुनाती है और उसे साफ साफ बता देती है कि वो इस बात का कड़ा इंतकाम अपने शौहर से लेकर रहेगी। उसका भांजा भी इस बात का अपनी खाला को यकीन दिलाता है कि वो जो भी कदम उठाएगी उसका भांजा हमेशा उसके साथ रहेगा। सो दोनों खाला भांजे मिलकर उसके शौहर की कत्ल की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार खाला भांजे दोनों मिलकर कत्ल की एक जबरदस्त प्लानिंग तैयार कर ही लेते हैं। प्लानिंग के हिसाब से ज़ैनब पहले अपने शौहर की चाय में नशे आवर दवा मिला देती है। जब उसका शौहर चाय पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद ज़ैनब एक रस्सी की मदद से उसका गला घोट कर उसे जान से मार डालती है। इस सारे अमल के दौरान उसका भांजा मुसलसल अपनी खाला की मदद कर रहा होता है, अलबत्ता उसकी बेटी इस सारे अमल में बिल्कुल शामिल नहीं होती। इवन कि उसे इस कत्ल के बारे में भी नहीं पता होता। इस कत्ल को सर अंजाम देने के बाद दोनों खाला भांजे ये सोचने लगते हैं कि अब अहमद अब्बास की लाश का क्या किया जाए, किस तरह उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए। लिहाजा वो अहमद अब्बास की लाश को एक संदूक में डालकर ताला लगा देते हैं ताकि उनको प्लानिंग करने का मौका मिल सके और थोड़ा सा वक्त मिल सके। तो फिर वो ये सोचने लगते हैं कि अब लाश का क्या किया जाए। दोनों खाला भांजे बहुत सोच विचार के बाद एक तरकीब उनके जहन में आ जाती है और ये तरकीब बहुत भयानक होती है। दरअसल दोस्तों, उन दिनों बकरा ईद का सीजन चल रहा होता है और इन दोनों खाला भांजे के दिल में ये ख्याल गुजरता है कि क्यों ना ये अहमद अब्बास की लाश के टुकड़े कर दें और फिर बाद उन टुकड़ों को पका कर किसी कचरा कुंडी या किसी नाले वगैरह में फेंक दें ताकि कोई भी अगर देखे तो वो ये समझे कि किसी ने खराब सालन या कुर्बानी का गोश्त खराब पका हुआ फेंका है। सो ये तरकीब दिल में आते ही दोनों खाला भांजे मिलकर अहमद अब्बास की लाश के टुकड़े करना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक संदूक में भर देते हैं और फिर प्लान के मुताबिक अहमद अब्बास की लाश के टुकड़ों को पकाकर वो थोड़ा थोड़ा करके नदी नालों में और कचरा कुंडी वगैरह में फेंकना शुरू कर देते हैं। वो दोनों खाला भांजे कुछ दिनों तक अहमद अब्बास की लाश के टुकड़ों को इसी तरह थोड़ा थोड़ा पकाकर नदी नालों और कचरा कुंडी वगैरह में फेंकते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो मिडिल क्लास घराने से, गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके घर पे ना फ्रिज होता है ना डीप फ्रीजर होता है, जिसकी वजह से संदूक में पड़ी लाश के टुकड़ों में से बदबू उठना शुरू हो जाती है और यहीं पर दोनों का प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसी बदबू की वजह से इलाके के लोगों को गड़बड़ होने का एहसास होता है और वो पुलिस को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पुलिस टाइम पर जाए वकुआ पर पहुंच जाती है और मौके पर सारे सबूत और शवायद को इकट्ठे करके ज़ैनब बीबी को और उसके 22 साल भांजे को अरेस्ट करके अपनी तहवील में ले लेती है। और यूं ज़ैनब अपना इंतकाम तो ले लेती है, अपनी बेटी की ज्यादती का बदला तो ले लेती है, लेकिन वो खुद को और अपने 22 साल भांजे को सजा से बचाने में नाकाम हो जाती है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़ैनब बीबी को और उसके 22 साल भांजे को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। एक माँ अपनी बेटी का बदला तो ले लेती है लेकिन अफसोस वो खुद को बचाने में नाकाम हो जाती है। इस मौके पर मैं दिल से चाहूंगी कि आप सब मिलकर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ज़ैनब बीबी ने ठीक किया, क्या वाकई उसे बदला लेना चाहिए था या फिर अपनी बेटी के गुनहगार को माफ कर देना चाहिए था या फिर कानून का सहारा लेना चाहिए था। क्या ज़ैनब बीबी ने ठीक किया या फिर वो गलत थी? चलिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी और मैं दिल से जानना चाहूंगी कि आप सबकी क्या राय है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ज़ैनब बीबी के इंतकाम की ये खौफनाक वीडियो पसंद आई हो और अगर आप सब चाहते हो कि मैं इस तरह के केसेस आपके सामने लाती रहूं और आपके साथ मिलकर शेयर करती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।